Good evening, everyone. Am I audible to you all? Okay, let's start with it. तो कल हमने पढ़ा था बायो इन्फॉर्मेटिक्स का रोल हेल्थ केयर में क्या होता है। जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है वो मॉडर्न हेल्थ केयर में बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है। कैसे वो बायोलॉजिकल डेटा को एनालाइज करता है, वो हमारी हेल्प करता है कि हम डिजीजेस को बेटर तरीके से समझ पाए, उनके लिए अच्छा ट्रीटमेंट डेवलप कर पाए और पेशेंट्स की हेल्थ को और अच्छे से इम्प्रूव कर पाए। जो हेल्थ केयर हम डाटा को ड्राइव करके पूरा इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इंडिविजुअल का जेनेटिक मेकअप क्या है, वो सारी चीजों को अगर हम स्टडी करके हेल्थ केयर प्रोवाइड करेंगे तो उससे हमें बेटर आउटकम्स मिलेंगे। उसमें हमने फर्स्ट देखा था ड्रग डेवलपमेंट क्या होता है। ड्रग डेवलपमेंट होता है कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स की मदद से हम कैसे ड्रग्स की डिस्कवरी कर सकते हैं। पहले जो हमने देखा था कि जो साइंटिस्ट होते थे वो ट्रेडिशनल मेथड की मदद से ड्रग्स को डेवलप करते थे। वो प्रोसेस बहुत ही स्लो होता था। मिनिमम 10 to 12 years लगते थे एक मेडिसिन को डेवलप करने में, और वो प्रोसेस बहुत ही एक्सपेंसिव होता था। और जो प्रॉब्लम साइंटिस्ट फेस करते थे ड्रग्स को डेवलप करने में वो होती थी कि कौन सी केमिकल जो है वो यूजफुल है या फिर कौन सा केमिकल है वो हार्मफुल है, या फिर वो केमिकल कौन सी ड्रग को टारगेट करेगा। ये सब चीजें मैन्युअली टेस्ट करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आती थी और इस सब प्रोसेस में बहुत टाइम वेस्ट होता था। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स ने क्या किया, जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स सॉफ्टवेयर डिजीज कॉजिंग जीन्स होते हैं या प्रोटीन्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद साइंटिस्ट उसको कंप्यूटर पे चेक करते हैं कि कौन सी ड्रग मॉलिक्यूल इस प्रोटीन के साथ रिएक्ट करेगा, तो वो कंप्यूटर की मदद से हमें जल्दी पता चल जाता है। इससे बायो इन्फॉर्मेटिक्स ने क्या किया, इस प्रोसेस को बहुत फास्ट बना दिया। जैसे कोविड-19 में हमने देखा था कि कोविड वैक्सीन कितने जल्दी 2-3 महीनों के अंदर बना दी गई थी। अगर हमारे पास बायो इन्फॉर्मेटिक्स नहीं होता तो वो वैक्सीन को बनाने में लगभग हमें 10 साल लग जाते आराम से, और फिर उससे बहुत ज्यादा लोगों की हेल्थ खराब होती और ह्यूमन लाइफ को बहुत डैमेज पहुंचता। उसके बाद हमने देखा था डिजीज डायग्नोसिस। डिजीज डायग्नोसिस का मतलब होता है डिजीज को आइडेंटिफाई करना। पहले के टाइम में जो डॉक्टर्स होते थे वो डिजीज को कुछ सिम्टम्स देखकर आइडेंटिफाई करते थे, जैसे फीवर, कफ या वीकनेस। बट बहुत सारी डिजीजेस ऐसी हैं जिनके सेम सिम्टम्स दिखाती है। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स की हेल्प से हम एग्जैक्टली डायग्नोस कर सकते हैं कि कौन सी डिजीज है। बट वो हम करेंगे कैसे, वो हम पेशेंट के डीएनए को एनालाइज करके या फिर उनका ब्लड सैंपल कलेक्ट करके या फिर उनके प्रोटीन डेटा को एनालाइज करके, ये सब चीजों को एनालाइज करके हम उनको डिजीज डायग्नोस करके बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैंसर है, कैंसर में कोई बॉडी के कुछ जीन्स जो होते हैं वो एबनॉर्मल हो जाते हैं, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल्स क्या है, उन एबनॉर्मल जीन्स को डिटेक्ट करेगी। जिससे क्या होगा, साइंटिस्ट सिर्फ उस पर्टिकुलर जीन्स को टारगेट करके पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। अर्ली डिटेक्शन मींस बेटर ट्रीटमेंट एंड मोर सर्वाइवल चांसेस। उसके बाद हमने देखा था
पर्सनलाइज्ड मेडिसिन क्या होता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का मतलब होता है एक पेशेंट, मतलब उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना उस पेशेंट के अकॉर्डिंग, उसके जेनेटिक मेकअप के बेसिस पे उसको स्टडी करके एनालाइज करके उस इंडिविजुअल को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना। हर पर्सन डिफरेंट होता है, इसीलिए जो सबकी बॉडी होती है वो सेम वे में रिएक्ट नहीं करती है हर मेडिसिन के। मान लो एक मेडिसिन पर्सन ए को सूट कर रही है बट वही मेडिसिन पर्सन बी को साइड इफेक्ट्स दे रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उन दोनों का जो जेनेटिक मेकअप है, जीन्स जो है वो अलग अलग है, इसीलिए एक मेडिसिन पर्सन ए को सूट तो कर रही है बट वही से मेडिसिन पर्सन बी को साइड इफेक्ट्स दे रही है। तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो पेशेंट्स के जीन्स को एनालाइज करते हैं और उन्हें बेस्ट ट्रीटमेंट चूज करके प्रोवाइड करवाते हैं। कैंसर ट्रीटमेंट में जैसे कि डॉक्टर्स जो हैं ट्यूमर जीन्स को स्टडी करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उन जीन्स को टारगेट कर कर ही ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं। फिर हमने देखा था जेनेटिक टेस्टिंग क्या होता है। जेनेटिक टेस्टिंग का मतलब होता है डीएनए को आइडेंटिफाई, एनालाइज करना डीएनए को, और उसमें आइडेंटिफाई करना कि क्या म्यूटेशंस हैं, क्या चेंजेस हो रखे हैं। इससे हमें पता चलता है कि उस पर्सन को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, या फिर उसे कोई फैमिली इनहेरिटेड डिजीज तो नहीं है, या फिर उसे फ्यूचर में कोई हेल्थ रिस्क है कि नहीं है। हमने इसमें एग्जाम्पल पढ़ा था थैलेसीमिया का। इसमें क्या होता है, ये एक ब्लड डिसऑर्डर, जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर होता है जिसमें हमारी बॉडी हीमोग्लोबिन नहीं प्रोड्यूस करती है सफिशिएंट अमाउंट में। हीमोग्लोबिन क्या होता है? वो एक प्रोटीन होता है जो आरबीसी में प्रेजेंट होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन। आफ्टर दैट हमने देखा था कि इम्पोर्टेंस क्या है इसका। बायो इन्फॉर्मेटिक जो है वो हेल्थ केयर को इम्प्रूव करता है, वो इंक्रीज करता है डिजीज डायग्नोस करने की एक्यूरेसी इंक्रीज होती है, हमें एग्जैक्टली पता चल सकता है कि कौन सी डिजीज है। दूसरा, सपोर्ट करता है एडवांस्ड ट्रीटमेंट्स को। थर्ड, रिड्यूस करता है हेल्थ केयर के कॉस्ट को। एंड फोर्थ इज ये एनहांस करता है प्रिवेंटिव केयर को, यानी कि हम पहले ही प्रॉपरली डिजीज होने से पहले उसे प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हमें फ्यूचर हेल्थ रिस्क के बारे में पता चलता है। That's it for yesterday's class. Do you guys have any problem? पिछली क्लास के टॉपिक्स में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? Am I clear? सबको समझ में आया जो मैंने पढ़ाया अभी, रिवाइज कराया लास्ट क्लास के टॉपिक्स? उसमें किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। कोई टॉपिक ना समझ में आया हो, कोई कॉन्सेप्ट ना क्लियर हुआ हो। ओके श्वेता, चलो तो लेट्स प्रोसीड फर्दर विद टुडेज टॉपिक। तो चलो हम हेल्थ केयर से, तो आज हम देखेंगे कि फार्मिंग सेक्टर में बायो इन्फॉर्मेटिक्स का क्या रोल है। अच्छा, आप मुझे बताना, जो इंडिया कंट्री है वो किस चीज के लिए फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है, किस चीज के लिए? इंडिया कंट्री जो है वो किस चीज के लिए फेमस है? बहुत ही कॉमन चीज है ये। एग्जैक्टली श्वेता, हमारी कंट्री जो है वो एग्रीकल्चर के लिए फेमस है, बिकॉज इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। हमारी कंट्री के बहुत सारे लोग जो हैं वो फार्मिंग पे डिपेंड करते हैं। जो फार्मर्स होते हैं वो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं ताकि हम लोगों को फूड मिल सके। अच्छा, लेकिन जो फार्मर्स होते हैं वो कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं फार्मिंग करते वक्त? कौन सी प्रॉब्लम्स है जो फार्मर्स को फेस करनी पड़ती हैं?
बताओ कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो फार्मर को फेस करनी पड़ती हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। नेचुरल डिजास्टर। ओके श्वेता, और बताओ। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स है, क्या होता है जैसे फार्मिंग करते हैं, बहुत कॉमनली डिस्कस की जाती है कि फार्मर्स को मेजरली ये सब प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है डेली लाइफ में। चलो, जैसे कि उनके क्रॉप्स पे इंसेक्ट हैं जो वो अटैक कर देते हैं, कभी कभी कुछ क्रॉप्स को रेन चाहिए होती है बट रेन की कमी की वजह से उनकी क्रॉप खराब हो जाती है, या फिर प्लांट को कोई ना कोई डिजीज लग जाती है, या फिर उनका जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो फार्मर्स फार्मिंग के दौरान फेस करते हैं। कोई इंसेक्ट है उनकी क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर दिया, या फिर कभी कभी आपने देखा होगा कि क्रॉप्स को डिजीज लग जाती है तो फार्मर की सारी क्रॉप खराब हो जाती है और वो किसी यूज की नहीं रहती है। और एक और मेजर प्रॉब्लम है कि जो हमारी, अगर प्रोडक्शन लो होता है तो हमारी कंट्री एक बहुत पॉपुलेटेड कंट्री है, हमारी कंट्री में पॉपुलेशन बहुत कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। और अगर हमारी क्रॉप्स कम हो गई या फूड प्रोडक्शन कम हुआ तो फ्यूचर में सबको फूड मिलेगा कैसे। तो इन्हीं सब कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जो है वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स हमारी हेल्प करता है, और उसके थ्रू बेटर क्रॉप्स डेवलप की जाती हैं। आज हम डिटेल में समझेंगे कि जो एग्रीकल्चर में बायो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज होता क्या है। ये जो कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए हैं ये सब हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स की हेल्प से सॉल्व करेंगे। पहले हम इसमें पढ़ेंगे जीएम क्रॉप्स, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। सबसे पहले इसका मीनिंग समझो। जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब होता है प्लांट के जीन्स में चेंजेस करना टू इम्प्रूव दैट प्लांट। में हमने पढ़ा हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास डीएनए होता है, डीएनए के एक सेगमेंट को हम लोग जीन बोलते हैं। डीएनए के एक सेगमेंट को हम लोग जीन बोलते हैं। तो अगर हम प्लांट के उस जीन में चेंजेस करेंगे ताकि जो हमारा प्लांट है वो और इम्प्रूव हो सके, उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड बोलते हैं। प्लांट को और बेटर बनाना बाय चेंजिंग इट्स डीएनए, इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कहा जाता है। लेकिन जो ये साइंटिस्ट हैं वो इन क्रॉप्स को मॉडिफाई करते क्यों हैं? टेल मी, व्हाई डू साइंटिस्ट मॉडिफाई क्रॉप्स? व्हाई डू साइंटिस्ट्स मॉडिफाई क्रॉप्स? व्हाई डू साइंटिस्ट्स मॉडिफाई क्रॉप्स? बताओ मेरे को, क्यों मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ती है साइंटिस्ट को क्रॉप्स को? सो गए क्या सब लोग? क्यों जरूरत पड़ती है क्रॉप्स को मॉडिफाई करने की? अंशु, मुस्कान, कोमल, श्वेता। इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, यस वेरी गुड।
Pest and disease resistance, very good Anshu. Increase food production, pest and disease resistance, yes very good. हाँ, तो ये क्रॉप्स मॉडिफाई करने की क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि जो नॉर्मल क्रॉप्स हैं कई बार उससे रिलेटेड फार्मर्स को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि लो प्रोडक्शन, इंसेक्ट्स ने अटैक कर दिया क्रॉप्स पे, या फिर जो न्यूट्रिशन लेवल है क्रॉप्स का वो पुअर है, या फिर वेदर की वजह से क्रॉप्स डैमेज हो जाती हैं। तो इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट यूजफुल जीन्स ऐड कर देते हैं प्लांट्स में, ताकि फार्मर्स को ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। फॉर एग्जाम्पल, हमने पढ़ा था बीटी कॉटन, ये एक बहुत ही फेमस, बीटी कॉटन ये इंडिया में बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। जो कॉटन प्लांट है उस पर इंसेक्ट्स अटैक करते थे, इसी वजह से फार्मर्स को बहुत लॉस होता था। तो साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया जिसका नाम है बैसिलस थुरिंजिनेसिस का जीन कॉटन प्लांट में इंसर्ट कर दिया। तो उससे रिजल्ट क्या हुआ? जो कॉटन प्लांट था वो इंसेक्ट से फाइट करने लगा, फार्मर्स का लॉस कम हो गया और उनका प्रोडक्शन जो है वो इम्प्रूव हो गया। समझ में आया? बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस थुरिंजिनेसिस, ये बैक्टीरिया का नाम है, मैंने चैट बॉक्स में लिख के भेजा है। कॉटन प्लांट, दोबारा से समझो बीटी कॉटन एग्जैक्टली है क्या। जो कॉटन प्लांट है उस पे ना इंसेक्ट्स अटैक करते थे, तो उस वजह से क्या होता था, फार्मर्स को लॉस फेस करना पड़ता था। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, जो ये बैक्टीरिया है बैसिलस थुरिंजिनेसिस, इसका जीन लिया और उस जीन को कॉटन प्लांट में इंसर्ट कर दिया। उससे रिजल्ट क्या हुआ, जो कॉटन प्लांट था अब वो खुद से ही इस इंसेक्ट से फाइट करने लगा, और फिर फार्मर्स का जो लॉस था वो कम हो गया, उससे क्रॉप का प्रोडक्शन इंप्रूव हो गया। यानी कि ये पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप है जो खुद से ही पेस्ट के अगेंस्ट फाइट कर सकती है। फार्मर्स को बाहर से पेस्टिसाइड स्प्रे करने की अब जरूरत नहीं है, वो सेल्फ सफिशिएंट है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब इससे फार्मर्स की इकोनॉमिक जो कॉस्ट थी पेस्टिसाइड्स खरीदने की वो कम हो गई, क्योंकि प्लांट अब खुद से ही फाइट कर सकता है इंसेक्ट से। दूसरा, प्रोडक्शन कम होती थी, अब वो भी नहीं होगी, प्रोडक्शन भी इंप्रूव हुई। तो ये कुछ एडवांटेजेस है इन क्रॉप्स के जिस जो फार्मर्स की हेल्प करता है। एम आई क्लियर विद इट? बीटी कॉटन सबको समझ में आया? ये है होता क्या है, बीटी कॉटन क्या होता है? बीटी कॉटन सबको समझ में आया? ठीक है। ऐसे ही एक और फेमस एग्जाम्पल है जो है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में विटामिन ए को इंक्रीज किया गया। क्यों किया गया विटामिन ए को इंक्रीज? क्योंकि जो कुछ कंट्रीज थी वो विटामिन ए डेफिशिएंट थी, उस कंट्री के लोगों को विटामिन ए की डेफिशिएंसी थी, जिसकी वजह से उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। तो अब गोल्डन राइस वो लोग कंज्यूम करेंगे तो उनका न्यूट्रिशन इंप्रूव होगा, उनका हेल्थ बेटर होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग फोन को अपडेट करते हैं और उसमें कुछ नए फीचर्स हमें मिलते हैं जब भी हमारा फोन का सिस्टम अपडेट होता है, तो सिमिलर तरीके से जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्रॉप्स में यूजफुल फीचर्स को ऐड कर देते हैं, उससे जो हमारी क्रॉप है वो यूजफुल हो जाती है। गोल्डन राइस में विटामिन ए को डाला गया ताकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को मीट अप किया जा सके जिन जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उनमें उनमें और हमने फिर देखा बीटी कॉटन ये पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप है जो खुद से ही पेस्ट के अगेंस्ट फाइट कर सकता है और सरवाइव कर सकता है। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? समझ में आया सबको ये दो एग्जाम्पल्स?
ओके, जब ये जो फार्मर्स की क्रॉप्स हैं ये इंसेक्ट से बच जाएंगी तो फार्मर्स को क्या बेनिफिट होगा? अगर जो इंसेक्ट है फार्मर की क्रॉप्स पे अटैक नहीं करेंगे, बच जाएंगे उससे, तो क्या बेनिफिट होगा फार्मर्स को? बताओ। अगर क्रॉप्स पे इंसेक्ट नहीं अटैक करेंगे तो फार्मर्स को क्या फायदा होगा? अरे ये तो बहुत सिंपल सा आंसर है। क्रॉप्स, एक तो उनका क्रॉप डैमेज नहीं होगा, उनको प्रॉफिट होगा उस चीज से, और प्रोडक्शन जो है वो बेटर हो जाएगी, दैट्स इट। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट की। क्रॉप इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है क्रॉप्स की क्वालिटी को और बेटर बनाना। तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो प्लांट के डीएनए को एनालाइज करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा प्लांट फास्ट ग्रो करता है, कौन सा प्लांट ज्यादा फ्रूट्स देता है, कौन सा प्लांट डिजीज रेजिस्टेंट है, या फिर कौन सा प्लांट हार्श वेदर में भी सरवाइव कर सकता है। फिर इन सब चीजों को आइडेंटिफाई करके साइंटिस्ट बेस्ट क्वालिटी वाले प्लांट्स को चूज करते हैं। ये सारी क्वालिटीज एनालाइज करेंगे और बेस्ट क्वालिटी वाले उस क्रॉप को चूज करेंगे, प्लांट को चूज करेंगे। उससे क्या होगा? क्रॉप इंप्रूव होएगी, बेटर प्रोडक्शन होगा, मोर प्रॉफिट होगा, और इससे जो है फार्मिंग के मेथड्स और इम्प्रूव होंगे। सपोज करो जो प्लांट ए है, प्लांट ए जो है वो 20 kgs राइस देता है और प्लांट बी जो है वो 40 kgs राइस देता है। तो एज अ फार्मर आप कौन सा प्लांट को चूज करोगे? यस, प्लांट बी चूज करेंगे क्योंकि वो हमें बेटर प्रोडक्शन दे रहा है, ज्यादा क्वांटिटी में हमें फूड प्रोवाइड कर पा रहा है। तो जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स होता है वो साइंटिस्ट को क्विकली जीन्स को कंपेयर करके और बेटर क्रॉप को, प्लांट को चूज करने में हेल्प करता है। ऐसे ही एक वीट की वैरायटी डेवलप की गई थी जो ज्यादा प्रोडक्शन देती है, इससे फूड सप्लाई इंप्रूव हुआ था। फिर हम बात करते हैं पेस्ट रेजिस्टेंस की। पेस्ट क्या होते हैं मुझे बताओ? पेस्ट क्या होते हैं? PEST, पेस्ट होता क्या है? आई एम यूजिंग दिस वर्ड अगेन एंड अगेन। पेस्ट, रेजिस्टेंट क्रॉप्स, पेस्टिसाइड्स, ये पेस्ट होता क्या है, किसी को पता है? किसी को पता है पेस्ट क्या होता है? कोमल, श्वेता, अंशु, मुस्कान, संजना, उषा, एनीवन नो पेस्ट का मीनिंग क्या होता है?
पेस्ट का मतलब, पेस्ट वो स्मॉल, बताओ कोमल क्या होता है? एनिमल, ओके अंशु। छोटा एनिमल, ओके श्वेता। ओके। ओके, पेस्ट होते हैं स्मॉल इंसेक्ट्स जो क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं। आप छोटा एनिमल नहीं, छोटा कीड़ा, छोटा एनिमल इज लाइक अ पपी। पपी को आप एनिमल बोलोगे जो बहुत ही छोटे छोटे साइज के होते हैं। मस्किटोज जैसे इंसेक्ट्स बोलते हैं बेटा उनको, ठीक है, एनिमल नहीं बोलते, इंसेक्ट बोलते हैं। तो पेस्ट एक स्मॉल इंसेक्ट होता है जो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करता है। अपने फार्म में हाँ, एग्रीकल्चरल फार्म्स में क्रॉप्स के पास आपने बहुत सारे इंसेक्ट्स को स्पॉट भी किया होगा। तो वो इंसेक्ट्स जो होते हैं वो क्रॉप को हार्म पहुंचाते हैं। तो उस हार्म से बचने के लिए जो फार्मर्स होते हैं वो क्रॉप्स पे पेस्टिसाइड्स स्प्रे करते हैं। बट जो पेस्टिसाइड्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं। दूसरा, पेस्टिसाइड्स जो हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को, नेचर को हार्म कॉज करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा, उससे ह्यूमन हेल्थ भी अफेक्ट होती है। जैसे ही वो हमारे क्रॉप, हम कहते हैं ये फ्रूट्स को वॉश करके खाना चाहिए, ग्रेप्स को बेकिंग सोडा एंड वार्म लूक वार्म वाटर में सोक करके रखो, उसके बाद उसे कंज्यूम करो। क्यों? क्योंकि उन पे केमिकल स्प्रे होता है जिससे ह्यूमन हेल्थ को भी इफेक्ट पहुंचता है। वो केमिकल्स आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये भी एक नुकसान होता है इन पेस्टिसाइड, इन केमिकल्स का अपनी क्रॉप्स पे स्प्रे करने से। तो जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है वो हेल्प करता है पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स। तो हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स की मदद से ऐसी क्रॉप्स बना सकते हैं जो खुद से ही उन इंसेक्ट्स को खुद को बचा सके, ताकि उन पे पेस्टिसाइड्स का स्प्रे ना करना पड़े। समझ में आया? हमने इसका एग्जाम्पल पढ़ा था बीटी कॉटन, जिसमें प्लांट के अंदर बैसिलस thuringiensis का जीन ऐड कर दिया गया था, जिससे प्लांट जो था वो खुद ही इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करता था। उसके बाद फार्मर्स को उन क्रॉप्स पे पेस्टिसाइड स्प्रे करने की कोई जरूरत नहीं थी। एम आई क्लियर? समझ में आया सबको पेस्ट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताओ, अगर पेस्टिसाइड्स कम यूज होंगे तो क्या बेनिफिट्स होंगे? अगर हम पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं करेंगे फार्म्स में अपनी क्रॉप्स पे, तो उसका क्या फायदा होगा? टेल मी। टेल मी, अगर हम अपनी क्रॉप्स पे पेस्टिसाइड्स को स्प्रे नहीं करेंगे तो क्या एडवांटेजेस फेस होंगे? हेल्दी एंड सेफ फूड, यस। सेफ फूड एंड हेल्दी, ओके। और कुछ?
अगर हम लोग अब फार्म्स में पेस्टिसाइड्स का यूज कम करेंगे तो क्या बेनिफिट्स होंगे? हेल्दी फूड होगा ऑफ कोर्स। उसके बाद जो पॉल्यूशन है, जो इन्वायरमेंट को हार्म कॉज होता था उस केमिकल की वजह से, वो नहीं पहुंचेगा। थर्ड, वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते थे ना, तो फार्मर्स के लिए उन्हें परचेज करना वाज अ डिफिकल्ट टास्क। अब वो उनको नहीं खरीदना पड़ेगा, तो फार्मर्स की जो मनी है वो बचेगी। तो ये कुछ एडवांटेजेस है, बेनिफिट्स हैं पेस्टिसाइड्स को अपने फार्म्स में ना यूज करने के। पेस्टि यहाँ तक सबको समझ में आया? हर टॉपिक सबको क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी। डू यू गाइस हैव एनी प्रॉब्लम टिल हियर? ओके, अब अगले टॉपिक की बात करते हैं जो कि है फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है एवरी पर्सन शुड हैव इनफ फूड। हर इंडिविजुअल के पास इनफ फूड होना चाहिए उसके सर्वाइवल के लिए। अब प्रॉब्लम क्या है? आपको जैसे पता है इंडिया की पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो हमारा एग्रीकल्चरल लैंड है वो लिमिटेड है। ऐसा तो नहीं है ना पॉपुलेशन के साथ हमारा इंडिया का जो लैंड है वो बढ़ता जा रहा है, ऑफकोर्स नहीं, वो तो लिमिटेड है। और उसमें भी एग्रीकल्चरल स्पेस इज वेरी लिमिटेड, बट पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। थर्ड, जो क्लाइमेट है वो भी चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो फ्यूचर में फूड प्रोड्यूस कैसे होगा? ये सारी, इतने सारे लोगों की फूड की जो नीड्स हैं वो कैसे फुलफिल की जाएंगी? उधर बायो इन्फॉर्मेटिक्स अपना रोल प्ले करता है, वहां बायो इन्फॉर्मेटिक्स अपना कंट्रीब्यूशन देता है, वो क्रिएट करता है हाई यील्ड क्रॉप्स को। ऐसी क्रॉप्स जो डिजीज रेजिस्टेंट हो, ऐसी क्रॉप्स जो ड्राउट, सूखा पड़ जाता है ना, वैसे क्लाइमेट में वैसे क्लाइमेट में रेजिस्ट कर पाए। थर्ड, न्यूट्रिशनल क्रॉप्स, यानी हम क्रॉप्स का न्यूट्रिशन बढ़ा दे ताकि जो हर पर्सन की जो रिक्वायरमेंट्स है न्यूट्रिशनल वो फुलफिल हो सके। तो ऐसी क्रॉप्स जो हार्श वेदर क्लाइमेट को में भी स्टैंड कर पाए, बेटर न्यूट्रिशन हो, बेटर प्रोडक्शन वाली क्रॉप्स को हम प्रोड्यूस करेंगे और डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप्स को प्रोड्यूस करेंगे। उससे क्या होगा? जो फूड सिक्योरिटी है, और हर पर्सन के लिए हम एक प्रॉपर अमाउंट, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड सिक्योर कर सकते हैं और उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज को, नीड्स को भी फुलफिल कर सकते हैं। ड्रॉट रेजिस्टेंट राइस एक वैरायटी ऑफ राइस है। जैसे हमें पता है कि राइस रेनी सीजन में ग्रो करता है, उसे पानी चाहिए होता है ग्रो करने के लिए राइस को। तो हमने एक ड्रॉट रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ राइस क्रिएट की जो कम पानी में भी ग्रो कर सकता है। जैसे कभी कभी बारिश कम हुई, ऐसा नहीं होगा कि अगर कम बारिश हुई है तो क्रॉप खराब हो जाएगी फार्मर की, नहीं। वो राइस की वैरायटी ऐसी है जो कम पानी में भी ग्रो कर सकती है। तो इसमें अब लो रेनफॉल हुई तो वो फार्मर्स की हेल्पफुल रहेगा, फार्मर्स को फाइनेंशियल लॉस और क्रॉप लॉस फेस नहीं करना पड़ेगा। समझ में आया सबको यहाँ तक? ये टॉपिक फूड सिक्योरिटी सबको समझ में आया? फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है एवरी पर्सन शुड हैव इनफ फूड। ठीक है? एम आई क्लियर? समझ में आया यहाँ तक आप सबको? अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर जो क्रॉप्स हैं वो फेल हो गए तो क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी? एक फार्म में क्रॉप्स को ग्रो किया है, वो क्रॉप्स फेल हो गई, खराब हो गई, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है?
बताओ, अगर क्रॉप्स जो ग्रो की है वो फेल हो जाती है उगने से या खराब हो जाती है, तो क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी? किसी ने भी जवाब नहीं दिया, क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है अगर क्रॉप्स खराब होगी तो? खाना नहीं मिलेगा ना सफिशिएंट अमाउंट में, भूख लगेगी, हंगर जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, खाने की कमी पड़ जाएगी, फूड शॉर्टेज हो जाएगी। दूसरा, अगर कमी पड़ेगी तो उस चीज का प्राइस जो है वो बढ़ता है ना, तो सडनली आप देखोगे कि जो फूड है, आप मार्केट से कुछ भी खरीद रहे हो खाने के लिए, उसका प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, ये हमको फेस करनी पड़ेंगी। तो इसीलिए फूड सिक्योरिटी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ताकि हमें ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस ही ना करना पड़े। एम आई क्लियर? चलो तो फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं, हमने क्या एग्जाम्पल्स पढ़े। बीटी कॉटन पढ़ा, बीटी कॉटन तो पढ़ा, मुझे एग्जाम उसका बैक्टीरिया का नाम बताना जिसका जीन ऐड करते हैं प्लांट में। बीटी कॉटन में एक बैक्टीरिया के जीन को ऐड किया जाता है ना प्लांट में, उस बैक्टीरिया का नेम क्या है? टेल मी। वो तो मैंने लिख के भी भेजा, एटलीस्ट वो तो तुम लोगों को याद होना चाहिए क्या है उस बैक्टीरिया का नाम। कोमल, अंशु, श्वेता, you guys don't remember the name of that bacteria? बीटी कॉटन में कौन से बैक्टीरिया का जीन ऐड कराया गया? Bacillus thuringiensis।
मैंने दोबारा से उस बैक्टीरिया का नाम लिख के भेजा है, बैसिलस thuringiensis। अब याद रहेगा सबको? Will you guys now remember the name of the bacteria, Bacillus thuringiensis? कि इस बैक्टीरिया का जीन जो है वो ऐड कराया गया था। यार एटलीस्ट यस और नो तो बता दो। आज तुम लोग ना रिप्लाई नहीं कर रहे हो, ये बता दो याद रहेगा कि नहीं। आज किसी का ध्यान नहीं है क्लास में। कल मैं इस सेशन के बारे में कल तुम लोग मुझे बताओगे, मैं तुम्हें रिवाइज नहीं कर। गोल्डन राइस हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ा था, वो बेटर न्यूट्रिशन क्रॉप का एग्जाम्पल है। फिर हमने हाई यील्ड व्हीट का एग्जाम्पल पढ़ा था, वो क्रॉप इम्प्रूवमेंट का एग्जाम्पल था। उसके बाद ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स जो है वो फूड सिक्योरिटी के एग्जाम्पल में पढ़ी थी, जो कि हमने राइस की वेराइटी डेवलप की थी जो लो रेनफॉल में भी सरवाइव कर सकती है। So today we learned that bioinformatics helps agriculture become smarter. It helps farmers by increasing the crop production, reducing pest damage, improving the nutrition, and ensuring food security. Future farming will be more technology based, which would enhance the production of the crops. So always remember that bioinformatics helps produce better crops and ensures enough food for everyone. That's it for today's lecture, and I'm sharing your assignment with you. Please take the screenshot. Write about one agricultural use of bioinformatics.